मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तेलंगाना दौरा, पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे जनसभा रोड शो। भाजपा के स्टार प्रचारक हैं सीएम धामी। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी हमलावर। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उठाए सवाल, कहा देश की जनता की संपत्ति को बांटना चाहती है कांग्रेस। चारधाम में ऑनलाइन पूजा की बड़ी डिमांड, बद्री केदार मंदिर समिति के खजाने में ऑनलाइन पूजा का आंकड़ा 1 करोड़ के पार। बीते साल ही शुरू हुई थी ऑनलाइन पूजा। देहरादून में 3 मंजिला कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नमस्कार, मैं हूं उदय। आईनी 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ, और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना में करेंगे प्रचार। तो सीएम धामी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो जनसभा करेंगे। भाजपा ने सीएम धामी को स्टार प्रचारक बनाया है। तो 11:30 बजे न्यू कलेक्टर ऑफिस निजामाबाद पहुंचेंगे सीएम धामी। लोकसभा चुनाव प्रचार में सीएम धामी की कई राज्यों में डिमांड है। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार और रोड शो करेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने सीएम धामी को स्टार प्रचारक बनाया है, और 11:30 बजे न्यू कलेक्टर ऑफिस निजामाबाद पहुंचेंगे सीएम धामी। लोकसभा चुनाव प्रचार में सीएम धामी की कई राज्यों में डिमांड है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। तो सीएम धामी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा रोड शो करेंगे। बीजेपी ने सीएम धामी को स्टार प्रचारक बनाया है। तो इसी को लेकर आपको बता दें कि अब सीएम पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11:30 बजे न्यू कलेक्टर ऑफिस से निजामाबाद पहुंचेंगे सीएम धामी, और लोकसभा चुनाव प्रचार में सीएम धामी की कई राज्यों में डिमांड है, जिसके चलते अब सीएम पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। तो इसी खबर पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ चुके हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे, क्या अधिक जानकारी? जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में जो लोकसभा के जो चुनाव थे वो संपन्न हो चुके हैं, उसके बाद में सीएम धामी के जो यहाँ पर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो जो चुनाव प्रचार के लिए अब सीएम धामी तेलंगाना जो है जाएंगे, जहाँ पर चुनाव प्रचार इस दौरान वो करने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, जिनकी जो डिमांड है कई राज्यों से इस दौरान लोकसभा चुनाव के चलते आ रही है कि चुनाव प्रचार के लिए उनका नाम जो है चल रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव की बात करें, जो किस तरीके से जो है यहाँ पर सीएम धामी प्रचार में जुटे हुए हैं, और तमाम कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जाकर के अब वो रोड शो इस दौरान करने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री हैं। युवाओं के दृष्टि से देखा जाए तो जो युवा सोच है उसको लेकर के भी जो है काफी उत्साह जो है इस दौरान रोड सभा के दौरान जो है इसमें देखा जाता है। तो जो चुनाव प्रचार तेलंगाना में आज होने जा रहा है, 11:30 बजे सीएम धामी जो है तेलंगाना पहुंच जाएंगे। नजीमाबाद में जो है उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में जो वहां के लोग हैं वो सीएम धामी को सुनने के लिए पहुंचेंगे। जी विनय, अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी सभी दिग्गजों का उपयोग करते हुए नजर आ रही है, और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हम देखते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जब भी भाषण देते हैं या जनसभा को संबोधित करते हैं तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचते हैं।
जी, बिल्कुल उधर देखिए क्योंकि युवा चेहरा है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, युवा सोच है, तो इसके चलते जो है कई राज्यों से लोकसभा चुनाव में डिमांड भी आई है कि लोकसभा चुनाव में जो है इनको प्रचार के लिए बुलाया जाए। स्टार प्रचारक के तौर पर जो है बीजेपी ने इनको चुना है। ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियाँ जिस तरह से उत्तराखंड में भी सीएम धामी की जनसभाएँ इस दौरान देखने को मिली, तो अब अन्य राज्यों में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भी चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी की अहम भूमिका जो है इस दौरान मानी जा रही है। तो देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो इस दौरान देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो प्रत्याशी है तेलंगाना में, तो उनके समर्थन में जो जनसभाएँ आयोजित की गई हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जाना काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है। जी। बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है वो सरल और सौम्य स्वभाव की रही है, और जब भी हमने देखा है उनको सुना है तो वो हमेशा विकास के मुद्दे पर बात करते हुए नजर आते हैं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में उन्होंने विकास के काम किए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा ने इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उनको स्टार प्रचारक बना है, और इसी का फायदा बीजेपी तेलंगाना में भी लेते हुए नजर आ रही है। जी, उदय बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि युवा चेहरा जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में है, तो ऐसे में जो विकास कार्यों की यहाँ पर बात की जाए, जो विकास कार्य उत्तराखंड में हुए हैं, कई कानून जो हैं इस दौरान उत्तराखंड में लागू किए गए हैं। यूसीसी की बात करें, यूसीसी को लेकर के जिस तरह से कार्य उत्तराखंड में किया गया है कानून बनाने का, और साथ ही नकल विरोधी कानून भी जो है इस दौरान बनाया गया है। तो ऐसे में जो अन्य राज्य है, राज्यों में भी यूसीसी को लेकर के जो है लाने की जो बात है वो की जा रही है। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि विकास के मुद्दों को लेकर सीएम धामी लगातार उत्तराखंड में कार्य करते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते बीजेपी आलाकमान ने उनको चुनाव प्रचार के दौरान जो है अन्य राज्यों की कमान सौंपी है, और अन्य राज्यों में जाकर के जो है वो चुनाव प्रचार इस दौरान करने वाले हैं, जिसका एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। जी। जी विनय, धन्यवाद आपका इस अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी गणेश कोतियाल ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के सोने पर भाजपा की नजर है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस बौखलाई हुई है जो इस तरह के बयानबाजी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं, वो देश के लोकतंत्र के लिए कांग्रेस की मंशा काफी खराब है। कांग्रेस की घोषणा पत्र में जो बातें सामने आई हैं वे देश को कमजोर करने के लिए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल अल्पसंख्यकों के लिए तुष्टीकरण के लिए काम किया है। देश के लोकतंत्र के लिए जो कांग्रेस की मंशा है वो बहुत ही खतरनाक है। उनके घोषणा पत्र में जो बातें सामने आई हैं वो इस देश को विभाजन करने के लिए हैं, इस देश को कमज़ोर करने के लिए हैं और समाज के एक वर्ग विशेष को लुभाने के लिए है। और जैसा कांग्रेस का नेचर रहा है, कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया सबको एक समान व्यवहार करते हुए काम किया है। तो कांग्रेस ने अपना जो हिडन एजेंडा इस अपने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र उनका जारी हुआ है, इसमें उनका हिडन एजेंडा जग जाहिर हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने इसको निश्चित रूप से सही समय पर देश की जनता को आगाह करने का काम किया। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एम्स ऋषिकेश का चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टॉपर छात्र छात्राओं को मेडल दिए। दीक्षांत समारोह में 14 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक दिए गए। दीक्षांत समारोह में कुल 598 छात्र छात्राओं को उपाधि वितरित की गई। दीक्षांत के बाद राष्ट्रपति परमार्थ निकेतन की गंगा आरती में भी शामिल हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं। एफआरआई के परिसर में आयोजित समारोह में 2022 से 24 सत्र के 99 भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थी और मित्र देश भूटान के 2 प्रशिक्षु अधिकारी
पास आउट हुए हैं। राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को हिडन एजेंडा बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के हिडन एजेंडे को उजागर किया है, तब से कांग्रेस के भीतर खलबली मची हुई है। नरेश बंसल ने कहा कि पीएम मोदी की बात दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजनकारी रही है और एक वर्ग विशेष को लाभ देने के लिए काम करती है, गरीबों का हक छीनकर एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहती है। कि कांग्रेस का जो 60-70 वर्षों से भारत की संपत्ति को लूटने का एजेंडा रहा और उसको लूट कर इन्होंने अपने घर भरे, देश का विभाजन भी किया। अब फिर कांग्रेस उसी प्रक्रिया पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि हम देश में संपत्ति का सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, समाज में, हमारे देश में, हम यहाँ तक कि जो स्त्री धन है जिसको कानून से भी सुरक्षा है, उसका भी इन्होंने कहा सर्वे कराएंगे। उनके पास कितना धन है और ये तय करेंगे कि कितना रखा जा सकता है। पहले भी जो इनकी 2006 में मनमोहन सिंह जी ने जिस समय कहा कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है, उसी समय रंगनाथन मिश्र की रिपोर्ट भी आ रही थी जिसमें उन्होंने इन्हीं की मंशा के अनुसार रिपोर्ट दी। मतदान के बाद ईवीएम को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जिसके चलते जिलाधिकारी सोनिका ने स्ट्रांग रूम का रूटीन निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम की लगातार कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं स्ट्रांग रूम की 3 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के बाद अब उत्तराखंड से कई वरिष्ठ नेता अन्य राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते प्रचार प्रसार में शामिल होंगे। जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में चुनाव के बाद अब अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए उत्तराखंड भाजपा की ओर से चुनाव प्रचार की दृष्टि से टीम को भेजा जा रहा है। बता दें कि हिमाचल में 4 सीटें लोकसभा की हैं, जिसमें प्रत्येक विधानसभा सीट पर उत्तराखंड से वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। हमारे राज्य में प्रथम चरण के चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अन्य राज्यों में अन्य चरणों में जो चुनाव होने उसके लिए उत्तराखंड बीजेपी से अन्य राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से और चुनाव प्रचार की दृष्टि से एक टीम को भेजा जा रहा है। इसमें हिमाचल में जो 4 सीटें लोकसभा की हैं उसमें प्रत्येक विधानसभा सीट पर हमारे उत्तराखंड से कोई वरिष्ठ नेता वहाँ पर चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से और चुनाव प्रचार की दृष्टि से भेजे जा रहे हैं। लगभग 100 लोग हिमाचल और अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रचार के लिए हमारे राज्य से आने वाले हैं। उत्तराखंड देवताओं और ऋषियों के तपस्थली मानी जाती है। ऐसा ही एक स्थान है उत्तरकाशी में स्थित कंडार देवता का मंदिर, जहां भक्तों की भारी भीड़ लगी है। आपको बता दें कि वरुणावत पर्वत पर बसे संग्रहाली गांव में पौराणिक भंडारी मेले का समापन हो गया। पारंपरिक लोकगीत एवं लोक नृत्यों की धूम रही। ग्रामीणों ने देव डोली के साथ नृत्य कर क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों के सभी रुके काम पूरे हो जाते हैं। कंडार देवता बाड़ाहाट क्षेत्र में न्यायाधीश के तौर पर पूजे जाते हैं। तमाम क्षेत्रवासी जितने भी हमारे यहाँ पे आसपास पूरी बाड़ाहाट पट्टी के जो गाँव हैं उसमें सभी लोग आते हैं और दीक्षा ध्यानी जो हमारे गाँव की बेटी बारियाँ हैं वो आती हैं और यहाँ पे बढ़िया रास उतानी लगता है, देवता की डोली चढ़ाई जाती है। उसके बाद भगवान कंडार देवता जो है मेले समापन होने के बाद अपने कोठार में 3 दिन के लिए विश्राम में चले जाते हैं और इसी के बाद यहाँ पे पूरे जो क्षेत्र में हमारे बैसाखी मेले हैं उसका आज यहाँ पे समापन है और आसपास के जितने गांव में भी मेले होते हैं उसका आज अंतिम दिवस यहाँ पे जो कि भगवान कंडार देवता के मेले से समापन होता है। भगवान कंडार देवता की जो भंडानी है आज उसका शुभारंभ है, अभी कुछ देर पहले हुआ और आज जो है हमारा आराध्य जो कंडार देवता है उस 3 दिन के लिए जो है अपने विश्राम गृह में जाएंगे और जितनी भी आज तक जो बैसाखी के दिन से और आज तक जितने भी मेले हुए उनको जो है आज विश्राम दिया।
लोहाघाट ब्लॉक के खतेड़ा में चल रहे सतचूली महोत्सव का मां भगवती और मां महाकाली की भव्य रथ यात्रा निकालने के साथ समापन हो गया। इससे पहले मंदिर में मुख्य पुजारी दयानंद चिलकोटी ने विशेष पूजन अर्चन किया। भगवती भंडार में सभी देव डांगरों की गद्दी लगाई गई, जहां महिलाओं ने देव डांगरों का सिर पूजा और देव स्तुति की। देवताओं ने अवतरित होकर सभी को आशीर्वाद दिया। देवस्थली खतेड़ा में विभिन्न देव डांगरों को देवताओं के वस्त्र पहनाए गए। देवताओं ने अवतरित होकर धूनी की परिक्रमा की। इसके बाद देवस्थली से मां भगवती की डोला यात्रा शुरू हुई। रथ के मंदिर में पहुंचने पर पूरा मंदिर परिसर मां भगवती और मां काली के जयकारों से गूंज उठा। देवी रथ के मंदिर की 3 परिक्रमा के बाद रथ यात्रा का विसर्जन हुआ। की दिव्य रथ और भव्य विहंगम रथ यात्रा के साथ हमारा 4 दिवसीय सतचूली महोत्सव का आज समापन हुआ। अपराह्न 3 बजे देवस्थली खचड़ा से रथ यात्रा आरंभ हुई, जो 3 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई को पार करते हुए अभी मंदिर परिसर में पहुंची है। बहुत ही भव्य दिव्य विहंगम रथ यात्रा का दृश्य यहाँ पर देखने को मिला। हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी आए हुए हैं। सभी रूपों में यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान किया। आज माँ भगवती और माँ महाकाली ने चमर जलाते हुए माँ भगवती और माँ महाकाली यहाँ पर रथ में विराजमान थी। पुनः हम धन्यवाद देते हैं। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के साथ ही उत्तराखंड में सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इस बार मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि हम 10% अधिक मतदान बढ़ाएं, लेकिन विपक्ष की सक्रियता न होने की वजह से मत प्रतिशत घटा है। अपने हैं 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। कई सारे उसके कारण हैं और बहुत कम हुआ ऐसा भी नहीं है, लेकिन कम हुआ है। 4.5% के करीब हमारा उत्तराखंड में कम हुआ है, जो नहीं होना चाहिए थे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि लगभग जैसे हमारे प्रयास थे कि हम 10% मतदान बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की निष्क्रियता, हताशा रही है। इसके कारण से वो मतदान प्रतिशत बढ़ने के बजाय गिरा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के एक बार फिर भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं जोरों से चल रही है। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने सबसे पहले पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैसे समुद्र की मौजें होती हैं और तलछट ज्यादा हो जाता है तो समुद्र उसे बाहर फेंक देता है, इसी तरह कांग्रेस भी एक समुद्र के समान है और इससे भी कुछ तलछट बाहर निकल गए तो इससे कांग्रेस और साफ हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि जो बात कांग्रेस कहती आ रही है और वही बात अब भाजपा के लोग भी कहने लगे हैं। कि जो बात आज से 4 महीने 5 महीने पहले हम कह रहे थे, अब जो है वो बात भाजपाई भी कहने लग गए हैं। और एक विधायक जो महंत भी हैं, उन्होंने कहा है गंगा होगी मैली, पापियों का पाप धोते धोते कर। तो ये आम भाजपाई की व्यथा है। आज के दिन जो आम भाजपाई है, वो आम भाजपाई ये दूसरे तीसरे चरण के जो मतदान है उनमें जो है स्वयं इन पापियों से भरी हुई भाजपा को दंडित करेगा। कहेगा जब तक सुधरती नहीं, गंगा साफ नहीं होती है, तब तक जो है हम तटस्थ हैं। लोकसभा चुनाव में ग्रामीणों के द्वारा कई बूथों में किए गए चुनाव बहिष्कार को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बड़ी बात कही है। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कई बूथों में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, उसकी वजह लोकल प्रशासन की एक तरह से पूरी नाकामी है। जनता काफी लंबे समय से प्रशासन के पास अपनी मांगों को लेकर जा रही थी, चाहे वो रोड की मांग हो या पानी की या कोई अन्य मांग हो, लेकिन प्रशासन ने जनता की मांगों को अनदेखा किया। प्रशासन को जनता की मांगों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिस वजह से लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। देखिए, इसमें ये 2 प्रश्न आपके अलग अलग हो गए। पहला प्रश्न जो चुनाव के बहिष्कार का है, चुनाव के बहिष्कार का मुझे लगता है कि लोकल प्रशासन की एक तरफ से पूरी नाकामी, क्योंकि जो लोग सड़क की मांग को लेकर के काफी लंबे समय से
प्रशासन से बार बार मिल रहे थे, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने इस विषय को इग्नोर किया, मुझे लगता है कि प्रशासन की लापरवाही पर, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो चाहे जिला प्रशासन हो, सरकार को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। लक्सर गर्ग पीजी कॉलेज में उत्तराखंड यूकोस्ट विज्ञान धाम ने नैनो तकनीक को लेकर 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि नैनो तकनीक का इस्तेमाल कर हम लोग उन्नत खेती कर सकते हैं। इस मौके पर वैज्ञानिक अधिकारी मनमोहन रावत ने कहा कि पहले लोगों द्वारा यूरिया खाद का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब नैनो तकनीक से लिक्विड के रूप में वैज्ञानिकों ने तरक्की की है। साथ ही कहा कि नैनो तकनीक के माध्यम से क्षेत्रीय किसान उन्नत खेती कर सकते हैं, जिससे अच्छी पैदावार मिलेगी। गर्ग पीजी कॉलेज में सेमिनार आज शुरू हुआ 2 दिवसीय, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट रहा। उस सब्जेक्ट में नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज की जो आधारभूत है हमारा, जो आज हम जिस तरह से चल रहे हैं, उसमें एक नैनो की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ हमें सूक्ष्म करनी है और उसको बड़ा करके दिखाना है। जैसे कि आप अभी रोबोट से हम डॉक्टरों का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बड़ा किसी का ऑपरेशन करना होता तो पूरा उसका शरीर चीर-फाड़ करना पड़ता था, पर आप एक दूरबीन के द्वारा, एक उसके द्वारा ऑपरेशन कर रहे हैं, कि चाहे वो पथरी का हो चाहे कुछ है। तो ये सब चीज़ जो है नैनो जो टेक्नोलॉजी को हम विकसित कर रहे हैं, इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। बट नैनो टेक्नोलॉजी में आज चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाइए, बायोलॉजी में जाइए, केमिस्ट्री में जाइए, कंप्यूटर साइंस में जाइए, हर कहीं क्योंकि नैनो मटेरियल का यूज हो रहा है। और नैनो मटेरियल जो है आज के साइंस के एडवांसमेंट में, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में या कंप्यूटर के एडवांसमेंट में हर जगह नैनो मेडिसिन बन रहे हैं, नैनो ट्यूब्स बन रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स बन रहे हैं। दे आर यूज इन द ट्रेसर टेक्नोलॉजी, थेरेपी, मेडिकल साइंसेज, सभी जगह यूज हो रहे हैं। तो इससे इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है कि राष्ट्रीय सेमिनारों और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से इसको और पॉपुलराइज करा जाए, तो हर वर्ग का आदमी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। 2 दिवसीय नैनो टेक्नोलॉजी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भविष्य में जो सेमीकंडक्टर के निर्माण, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब क्षेत्रों में जो नैनो टेक्नोलॉजी की भविष्य की संभावनाएं हैं, उन पर दृष्टिपात किया जाएगा और सुधी वक्ताओं और विद्वानों के द्वारा इस पर प्रकाश डाला जाएगा। इस आयोजन से इस क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को आगे आने का न केवल एक मंच मिलेगा, बल्कि उनको नए विचारों से अवगत होने का और इनोवेटिव आइडियाज़ को आगे ले जाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। भविष्य में विकास की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। इसके लिए आयोजक मंडल को और प्रतिभागियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।